हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर 2023 के लिए वीडियो होने वाला है। 70 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं। पेपर 1 के लिए वीडियो रहेगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। पेपर का टाइटल रहेगा मुद्रा, बैंकिंग एवं राजस्व। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्य का संचय मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो देखिए मूल्य का जो संचय है मुद्रा का सहायक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्र लगाता है। किसका कथन है? मार्शल का कथन है। ठीक है, याद रखेंगे मार्शल का कथन है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्र लगाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणिक सिक्कों को कहते हैं? तो प्रमाणिक सिक्कों को क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक सिक्कों को पूर्णकाय सिक्के कहते हैं। देखिए बता दो, इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की निगाह से ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसका कथन है? तो ये कथन है ग्रेशम का। क्या कथन है? कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में यानी कि मूल्य यंत्र की कमी में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती? किसका कथन है? तो एपी लर्नर का कथन है कि कोई भी अर्थव्यवस्था चाहे उसका रूप कुछ भी हो, मूल्य यंत्र के अभाव में कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा तथा धातु मुद्रा दोनों के एक साथ चलन में होने पर कौन सी मुद्रा निकृष्ट समझी जाती है? निकृष्ट यानी कि बेकार समझी जाती है, रद्दी समझी जाती है। तो देखिए पत्र मुद्रा को क्या समझा जाता है? निकृष्ट मुद्रा समझा जाता है। अगर धातु मुद्रा कोई मेटल है और कोई कागज़ है तो किसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा? मेटल को दिया जाएगा ना, क्योंकि उसकी खुद की एक वैल्यू होती है। कागज़ की खुद की एक वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा उसको वैल्यू दी जाती है। समझ रहे हैं? तो ठीक है, क्या समझा जाता है? पत्र मुद्रा को निष्कृष्ट समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सा मुद्रामान चल रहा है? तो विश्व के अधिकांश देशों में पत्र मुद्रामान चल रहा है, यानी कि कागज़ के फॉर्म में मुद्रामान चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व पाया जाता है? तो देखिए समाजवाद अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व यानी कि अधिकार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ मुद्रा को क्या मानते हैं? तो एडम स्मिथ जो मुद्रा को अत्यावश्यक आर्थिक साधन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व पाया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों के द्रुत गति से विकास के लिए निम्न में से किस व्यवस्था को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो नियोजित व्यवस्था को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो देश जो हैं अल्प विकसित हैं उन देशों में अगर हमें तेज़ी से विकास करना है तो नियोजित व्यवस्था के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का आधार है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का आधार है उत्पादन संबंधी निर्णय, सामूहिक उत्पादन, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। ये सभी के सभी क्या हैं? मुद्रा की भूमिका का क्या है? आधार हैं, बेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पिगू मुद्रा को किस मात्रा में उचित मानते हैं? प्रोफेसर पिगू मुद्रा को सीमित मात्रा में उचित मानते हैं कि एक लिमिट में होगी तो वो क्या है? उचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में कठिनाई के कारण मुद्रा का जन्म होता है? तो वस्तु विनिमय में कठिनाई के कारण क्या होता है? मुद्रा का जन्म होता है। वस्तु के बदले वस्तु लेन देन में जो दिक्कत आ रही थी उसी के कारण मुद्रा का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातुमान का टंकण होता है? तो एक धातुमान का टंकण कहते हैं जिससे मुद्रा को ढाला जाता है, जिससे मुद्रा को बनाया जाता है। तो वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातुमान के अंतर्गत प्रमुख सिक्का होता है ना? एक धातुमान के अंतर्गत प्रमुख सिक्का क्या होता है? असीमित विधिग्रह होता है। विधिग्रह का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। असीमित का मतलब होता है कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड किसी चीज़ को, किसी एक प्रमुख सिक्के को एक्सेप्ट करना। समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है कि जो मनी को, जो मुद्रा को जो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। एक होता है असीमित यानी कि अनलिमिटेड, एक होता है सीमित यानी कि लिमिटेड। कुछ मुद्रा ऐसी होती हैं, कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसको हम लिमिटेड फॉर्म में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ मुद्रा ऐसी होती हैं जिसको अनलिमिटेड फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्रमुख सिक्कों को हम जो है अनलिमिटेड तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विधातुमान के अंतर्गत सिक्कों के बीच अनुपात किसके द्वारा निश्चित होता है? तो दो धातुमान के अंतर्गत जो सिक्कों के बीच अनुपात होता है ना, वो टकसाल के द्वारा निश्चित होता है। टकसाल क्या होता है?
तो टकसाल उस कारखाने को कहते हैं जिसके द्वारा सिक्के ढाले जाते हैं। उस कारखाने को मान्यता प्राप्त है सिक्के ढालने की, मनी बनाने की, मुद्रा को बनाने की, उसी को हम टकसाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में किस सन में दो धातुमान का पूर्णतः परित्याग कर दिया था? तो 1879 ईस्वी में अमेरिका में जो है दो धातुमान का पूरी तरह से परित्याग कर दिया गया था। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद के साथ ये भी मैं वादा कर रहा हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करना बिल्कुल मिस मत करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रामान को कहते हैं? तो पत्र मुद्रामान को प्रबंधित चलनमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रामान के गुण है? तो पत्र मुद्रामान के गुण होते हैं लोचशील देखी जाती है, मितव्ययी प्रणाली होती है, संकट काल में मित्र होता है जो पत्र मुद्रामान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रामान के दोष हैं? तो पत्र मुद्रामान के दोष देखे जाते हैं स्वसंचालकता का अभाव होता है, यानी कि उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, जनता का कम विश्वास होता है पत्र मुद्रामान पर, मुद्रास्फीति का भय देखा जाता है पत्र मुद्रा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट निर्गमन पद्धतियाँ हैं? तो नोट निर्गमन पद्धतियाँ न्यूनतम विधि पद्धति, साधारण जमा पद्धति, अनुपातिक निधि पद्धति। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है नोट निर्गमन पद्धतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम निधि पद्धति प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श नोट निर्गमन पद्धति के गुण हैं? तो एक आदर्श नोट निर्गमन पद्धति के गुण है लोच, सुरक्षा, मितव्ययिता, यानी कि ये सभी जो हैं एक आदर्श नोट निर्गमन पद्धति के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट निर्गम के प्रमुख सिद्धांत है? तो देखिए नोट निर्गम के प्रमुख सिद्धांत हैं चलन सिद्धांत तथा बैंकिंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सिद्धांत को कहते हैं? तो बैंकिंग सिद्धांत को लोच सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार, देखिए फिशर द्वारा जो सूत्र दिया गया वो है PT बराबर MB प्लस M-V-। इसके अलावा यानी कि PT बराबर MB प्लस M-V-, इस सूत्र के अलावा इस सूत्र से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बस आप याद रखेंगे फिशर द्वारा जो सूत्र दिया गया है वो है PT बराबर MB प्लस M-V-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले दवनजती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर द्वारा प्रतिपादित परिमाण सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। ठीक है, कैसा सिद्धांत है? दीर्घकालीन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर का परिमाण सिद्धांत एक पक्षीय सिद्धांत है क्योंकि ये केवल पूर्ति पक्ष पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर में कैसा संबंध है? तो देखिए फिशर के अनुसार जो है मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो देखिए कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार जो है मुद्रा की मांग साख पत्रों के प्रयोग से, व्यापार चक्रों से, धन के वितरण से क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर का समीकरण क्या है? तो P बराबर MV बटे में T। अगर T को हम P के बराबर में ले जाएंगे = से इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो PT बराबर MV के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो यहाँ पे हमें हर एक की फुल फॉर्म के बारे में बेसिकली बताया गया है। तो देखिए P बराबर होता है मुद्रा का मूल्य, T बराबर सौदों की संख्या, M बराबर मुद्रा की पूर्ति, V बराबर मुद्रा का चलन वेग। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत को हमें पहचानना है। तो P बराबर मुद्रा का मूल्य, T बराबर सौदों की संख्या का होता है, गलत है क्योंकि T बराबर होता है ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। ठीक है, सही आंसर हो जाएंगे 3, बाकी एक गलत जो है वो है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज के समीकरण में पीयू के अनुसार सूत्र है? तो पीयू के अनुसार सूत्र बताया गया है PM बराबर KR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो देखिए कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार जो है मार्शल द्वारा प्रतिपादित समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, Y बराबर PO, P बराबर M बटे KO, M बराबर KY, यानी कि इन सभी को लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विचारधारा के अंतर्गत वास्तविक शेष समीकरण किसने दिया है? तो कैम्ब्रिज विचारधारा के अंतर्गत वास्तविक शेष समीकरण लॉर्ड किन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए लॉर्ड किन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के मूल्य के सिद्धांत को आय सिद्धांत,
तथा बचत विनियोग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स के सिद्धांत के अनुसार या फिर लॉर्ड किन्स के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एडीएफ बराबर एएसएफ होता है। एडीएफ का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एएसएफ का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा पूर्ति में शामिल होता है। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा पूर्ति में शामिल होता है करेंसी विधिग्रह मुद्रा। विधिग्रह मुद्रा वो जो एक्सेप्टेबल होता है, बैंक मुद्रा जो बैंक में मुद्रा होती है, यानी कि ये सभी जो है मुद्रा पूर्ति में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी विधिग्रह मुद्रा है, यानी कि कौन सी एक्सेप्टेबल मुद्रा है जो स्वीकार की जाती है। तो 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये एवं इससे अधिक के सिक्के एवं नोट। देखिए, भारत में ये सभी के सभी जो नोट और सिक्के हैं एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि ये सभी जो हैं, इसमें एक क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं, आंसर सभी, यानी कि ये सभी जो हैं विधिग्रह मुद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी को उच्च शक्ति मुद्रा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये विधिग्रह होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति का तरलता दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। किसने किया है? तो रेडक्लिफ कमेटी ने मुद्रा की पूर्ति का तरलता दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है। तो मुद्रा पूर्ति में शामिल किया जाता है उच्च शक्ति मुद्रा तथा द्विक मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की पूर्ति मापन हेतु स्वीकार किया गया है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति को मापने के लिए रेडक्लिफ दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ब्रॉड मनी कहा जाता है? तो M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नैरो मनी कहा जाता है? तो M1 को नैरो मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मौद्रिक माप में सर्वाधिक तरलता होती है? तो M1 या फिर नैरो मनी में सर्वाधिक तरलता होती है, जिसे आधार मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरो मनी अर्थात M1 में क्या शामिल होता है? तो देखिए, जनता के पास जो करेंसी होती है उसको नैरो मनी अर्थात M1 में शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होते हैं उसको नैरो मनी में शामिल किया जाता है। बैंकों के पास जो मांग जमा होती है उसको नैरो मनी में शामिल अर्थात M1 में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड मनी अर्थात M3 में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, जनता के पास जो करेंसी होती है उसको ब्रॉड मनी अर्थात M3 में शामिल किया जाता है। बैंकों की सावधि जमा को ब्रॉड मनी या फिर M3 में शामिल किया जाता है। बैंकों की मांग जमा को ब्रॉड मनी में शामिल किया जाता है। डाकघरों की समस्त जमा को ब्रॉड मनी अर्थात M3 में शामिल नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ब्रॉड मनी एग्रीगेट अर्थात NN3 में शामिल किया जाता है। तो क्या शामिल किया जाता है? तो करेंसी को न्यू ब्रॉड मनी एग्रीगेट अर्थात NN3 में शामिल किया जाता है। निवासी लोगों की अल्पकालीन जमाओं को NN3 में शामिल किया जाता है। निवासी लोगों की दीर्घकालीन जमाएं तथा गैर बैंकिंग खातों से लिए गए मांग सावधि उधार को NN3 में शामिल किया जाता है, अर्थात इन सभी को NN3 में न्यू ब्रॉड मनी एग्रीगेट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता योग्य अर्थात L1 में शामिल किया जाता है। तो क्या शामिल किया जाता है? तो जनता के पास जो करेंसी होती है उसको L1 में शामिल किया जाता है। बैंकों के पास जो जमा होता है उसको L1 में शामिल किया जाता है। विदेशी विनिमय को L1 में शामिल किया जाता है, अर्थात इन सभी को L1 अर्थात तरलता योग्य में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा वाले देश के मौद्रिक आधार में निम्न में से लगभग किसका महत्व समाप्त हो गया है? तो स्वर्ण का महत्व जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रा का सृजन करता है? तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक जो हैं ये सभी के सभी मुद्रा का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का कार्य होता है। तो मौद्रिक नीति का कार्य वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किससे संबंधित है? तो मौद्रिक नीति वाणिज्यिक बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है। तो मौद्रिक नीति का संचालन केंद्रीय बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, मुद्रा की तटस्थता, मूल्य स्थिरता, यानी कि ये सभी जो होता है मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने भारत में कब से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो रिजर्व बैंक ने भारत में 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख नियंत्रण का अभिप्राय क्या होता है? तो साख नियंत्रण का अभिप्राय साख विस्तार तथा साख संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के
नियंत्रण में कार्य नहीं करता है, तो भूमि विकास बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति बनाई जाती है, तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बैंक की सामान्य ब्याज दर है, तो वर्तमान में बैंक की सामान्य दर 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार केंद्रीय बैंक साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, तो शॉ के अनुसार जो है केंद्रीय बैंक साख मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्गमन का अधिकार है, तो भारत में नीति निर्गमन का अधिकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तो यहाँ पे हमारे 71 यानी कि 70+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।